दोस्तों हमने अपने चैनल पे पूरे स्क्रीम सीरीज को एक ही वीडियो में कवर किया था और तब मैंने बोल रखा था कि जब भी स्क्रीम 6 रिलीज होगी मैं उसको अपने चैनल पे जरूर कवर करूंगा। आज हम अपने चैनल पे स्क्रीम फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट एडिशन स्क्रीम 6 की कहानी जानते हुए उस पर कुछ बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के पहले सीन में हम एक लड़की को बार में किसी का इंतजार करते देखते हैं। इसका नाम है क्रेन और ये ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी में फिल्मोग्राफी पढ़ती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी यहाँ क्रेन का डेट नहीं आता और क्रेन बहुत डिसअपॉइंटेड दिखती है। लेकिन तभी उसे एक आदमी का फोन आता है जो सपोजिटली उसका डेट था। यह आदमी क्रेन से माफी मांगता है क्योंकि उसे बार का एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। वो क्रेन को बातों में उलझाता है और उससे पूछता है कि वो क्या काम करती है। इस पे क्रेन खुद को फिल्म्स की प्रोफेसर बताती है और कहती है कि वो स्लैशर जॉनर की फिल्म्स पढ़ाती है जहां नॉर्मल हॉरर ट्रोप जैसे फोन नहीं उठाना, किसी पे भरोसा नहीं करना आदि स्टडी किया जाता है। इसके बाद क्रेन को यह आदमी उसे रिसीव करने के लिए बाहर बुलाता है, साइटिंग कि उसे पक्का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। क्रेन बाहर जाती है और आवाज को फॉलो करते हुए एक अंधेरे गली में पहुंचती है। अब यहाँ क्या होगा वो हम सब गेस कर ही पाएंगे। यस, पीछे से क्रेन पे एक घोस्ट फेस्ड किलर अटैक करता है, सेइंग कि क्रेन को पता होना चाहिए कि हॉरर फिल्म्स में किसी अनजान की बात नहीं सुनते। नाउ ये किलर क्रेन को स्टैब करके मारने के बाद कुछ ऐसा करता है जो स्क्रीम में हमने पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, ये आदमी अपना मास्क और कॉस्ट्यूम उतार फेंकता है एंड देन चुपचाप वहां से निकल जाता है। तो अगले सीन में हम इस किलर को तारा से इंटरेक्ट करते देखते हैं। तारा न्यूयॉर्क में ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और हमें पता चलता है कि किलर का नाम जेसन है और वो भी तारा की क्लास में ही है। जेसन तारा से पूछता है कि वो कहां जा रही है, जिस पर तारा बताती है कि वो फ्रैट पार्टी अटेंड करने जा रही है। इस पे जेसन तारा को अपने साथ सैम को भी लाने कहता है, लेकिन तारा इस पे मना कर देती है। तो इसके बाद जेसन अपने डॉर्म में वापस आता है जहां वो बड़े ही सलीके से अपने मास्क को अलमारी पे हैंग कर देता है और अपने रूममेट ग्रेग को बुलाता है। ग्रेग कोई जवाब नहीं देता और इंस्टेड जेसन को फोन पर ग्रेग का कॉल आता है। फोन पर ग्रेग घोस्ट फेस के आवाज में बात करता है और जेसन से कहता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी रही। जेसन ग्रेग को ऐप से बात करने मना करता है और शेयर करता है कि उसका प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा रहा। उसने प्रोफेसर क्रेन को मारना बहुत एंजॉय किया। इस पर ग्रेग पूछता है कि आखिर जेसन ने ये कदम क्यों उठाया। आई मीन आफ्टर ऑल क्रेन उसकी टीचर थी। इस पर जेसन काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि ये उसका और ग्रेग दोनों का ही प्लान था क्योंकि उन्हें रिची की कहानी को कंप्लीट करना था। ऊपर से इस प्रोफेसर ने जेसन को कम मार्क्स भी दिए थे, तो अब ग्रेग उसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। ग्रेग जेसन को बातों में उलझाता है और जेसन को उसे ढूंढने के लिए कहता है, सेइंग कि वो घर में ही मौजूद है। जेसन आवाज को फॉलो करते हुए फ्रिज खोलता है जहां ग्रेग की लाश पड़ी हुई थी। जी हाँ, ये देख जेसन बहुत डर जाता है, लेकिन उसे संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि तभी पीछे से किलर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। यहाँ हमें यह भी मालूम होता है कि आगे इन दोनों का सैम और तारा को मारने का प्लान था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सैम पे फोकस्ड करता है जहां हम उसे थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। डॉक्टर सैम से अपने डीपेस्ट फियर शेयर करने की बात करते हैं और सैम बताती है कि पिछले साल वुड्सबोरो में क्या क्या हुआ था। इसके साथ ही सैम ये भी रिवील करती है कि किसी ने ऑनलाइन ये अफवाह फैला दी थी कि वुड्सबोरो किलिंग्स में सैम का हाथ था और रिची एक्चुअली में विक्टिम था क्योंकि आफ्टर ऑल बिली लूमिस की बेटी सैम थी। इस बात से सैम बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, लेकिन सैम कहती है कि उसके थेरेपी की असली वजह ये सब है भी नहीं। वो इसलिए अपने फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसने रिची को मारते समय गिल्ट महसूस नहीं किया था। इनफैक्ट उसे ऐसा लगा कि वो सही कर रही है। सैम की बात थेरेपिस्ट को चिंता में डाल देती है और वो सैम को आगे ट्रीट करने से मना कर देता है। अब ऑब्वियसली ये बात सैम को बहुत ज्यादा अपसेट कर देती है और हमें पता चलता है कि पिछले साल के इंसिडेंट के बाद सैम की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई है जहां दुनिया भर में लोग उसे किलर मानते हैं बिकॉज ऑफ द रूमर्स। और तो और अब डॉक्टर ने उसे ट्रीट करने से भी मना कर दिया है। हमें यह भी पता चलता है कि सैम इस वक्त अपने पड़ोसी डैनी को डेट कर रहा है, लेकिन उसे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। इस घटना के बाद सैम अपने घर आती है जहां वो अपनी बहन तारा और क्विन नाम की एक और स्टूडेंट के साथ रहती है। हमें पता चलता है कि वुड्सबोरो इंसिडेंट के बाद सैम अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ती, इसीलिए वो तारा के साथ यहाँ न्यूयॉर्क भी आ गई है। प्रेजेंट सीन में क्विन सैम को बताती है कि तारा ओमेगा बीटा थीटा के फ्रेटर्निटी पार्टी में गई है, जिससे सैम बहुत टेंशन में आ जाती है और तारा को उसका टेजर गन देने एंड देन पार्टी में जाने का फैसला करती है ताकि वो सेफ रह सके।
कमिंग बैक टू स्टोरी, आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां तारा के साथ मिंडी और चैड भी है। मिंडी और चैड भी तारा के साथ ही पढ़ते हैं और इस पार्टी में तारा को अनजान लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तारा यहाँ एक बंदे के साथ जाना चाहती थी लेकिन चैड उसे रोकता है और तब तक सैम भी यहाँ आ जाती है। ये लोग तारा को लेकर पार्टी से निकलते हैं, जो बात तारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तारा यहाँ सैम से काफी झगड़ा करती है, सेइंग कि उसे उसका ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो अपने बीते हुए कल में जीना नहीं चाहती है। तभी सामने से कुछ और लोग आ जाते हैं जो सैम को वुड्सबोरो केस की मर्डर कहते हैं। सैम का इनसे भी झगड़ा हो जाता है। नाउ घर वापस आने पर चैड और क्विन तारा को शांत करते हैं और क्विन बताती है कि उसके भाई के मौत के बाद उसके पिता भी सैम की तरह बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे, इसीलिए वो सैम का कंसर्न समझ सकती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि क्विन के पिता न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं और उनका नाम बेली है। नाउ इस सब के दौरान टीवी पर घोस्ट फेस किलिंग्स वाली खबर आ जाती है जिसे देख सैम बहुत घबरा जाती है। सैम तुरंत तारा को लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन तभी उन्हें NYPD से डिटेक्टिव बेली का फोन आता है जो उन्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। बेली बताते हैं कि जेसन और ग्रेग के मर्डर साइट पे उन्हें तारा और सैम का लाइसेंस मिला है, विच क्लियरली शोड कि कोई उन्हें इन मर्डर्स के लिए फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है या फिर इन्होंने ही कत्ल किया है। ना पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में सैम को रिची के नंबर से कॉल आता है और वो समझ जाती है कि ये किलर ही होगा। किलर सैम को उसे धन्यवाद देने कहता है क्योंकि उसने जेसन और ग्रेग को मार गिराया जो अल्टीमेटली उसे मारना चाहते थे। इस पर सैम पूछती है कि वो उन्हें क्यों बचा रहा है और किलर कहता है कि वो सैम को सजा देना चाहता है और उसे उसका असली चेहरा दिखाना चाहता है, इसीलिए उसे और तारा को मारने का हक बस उसका है। तभी अचानक कहीं से किलर आकर सैम और तारा पे अटैक कर देता है और खुद को बचाने के लिए ये लोग एक सुपरमार्केट में घुसते हैं। किलर यहाँ भी इनके पीछे आता है लेकिन किसी तरह ये दोनों यहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद हम तारा और सैम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव बेली के साथ डिटेक्टिव किर्बी भी काम कर रहे हैं। किर्बी अब FBI के साथ है और उसे स्पेशली इस केस में भेजा गया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। आपको याद होगा कि किर्बी 2011 वाले स्क्रीम में डीवी के साथ थी। खैर बेली यहाँ एविडेंस दिखाता है जहाँ किलर ने अपना मास्क ग्रेग की बॉडी के साथ रख छोड़ा था। ये मास्क और कोई नहीं बल्कि 2011 वाला स्क्रीम के किलर का मास्क था। मानो इस बार ये किलर कोई फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहा हो। तारा मास्क को देख बताती है कि जब किलर ने उस पर और सैम पर हमला किया था तब उसने एक दूसरा मास्क यूज किया था जो काफी पुराना लग रहा था। बेली का शक तारा और सैम पे भी था लेकिन वो कहते हैं कि कत्लों के दौरान तो सैम थेरेपी में थी एंड देन वो तारा को लेने उसके पार्टी में गई थी, तो वो दोनों कातिल नहीं हो सकते। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम सैम और तारा को बाहर आते देखते हैं और रिपोर्टर्स उनसे काफी सवाल जवाब करने लगते हैं। इन्हीं के बीच है गेल वेदर्स जो सैम से पूछती है कि वो इस वक्त कैसा फील कर रही है, लेकिन तारा यहाँ गेल को पंच करती है और उसे काफी भला बुरा सुनाती है। लेकिन गेल ने क्या किया होगा, ऑफ कोर्स उसने फिर से एक बुक लिखी थी और अपनी किताब में सैम को एक साइको किलर की बेटी बताया था। गेल इन दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि वो हर हाल में इस किलर को ढूंढना चाहती है। वो ये भी रिवील करती है कि सिडनी अपनी फैमिली के साथ किसी सेफ जगह पर चली गई है क्योंकि अब वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहती। एनीवे सैम और तारा गेल को इन्वॉल्व करने से मना कर देते हैं और कहानी अब आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किलर सैम के थेरेपिस्ट को भी मार डालता है ताकि सैम ये साबित न कर पाए कि पहले कत्ल वाली रात वो डॉक्टर के साथ थी। साथ ही ये किलर सैम की फाइल चुरा लेता है। इसकी खबर पुलिस को लगती है और वो रियलाइज करते हैं कि किलर ने इस बार स्क्रीम 3 के कातिल रोमन का मास्क क्राइम सीन पे छोड़ा है। कर्बी और बेली सारे डॉट्स मिलाते हैं कंक्लूडिंग कि किलर मर्डर्स के फ्रेंचाइज को उल्टे तरफ से आगे बढ़ा रहा है। जहां उसने शुरुआत स्टैब 4 से करी थी और अंत स्टैब 1 के ओरिजिनल किलर पर करना चाहता है। वहीं एक बार फिर से बेली का शक सैम पे है क्योंकि सैम के अनुसार पहले मर्डर्स वाले दिन सैम अपने थेरेपिस्ट के साथ थी जिसकी अब मौत हो चुकी है। और तो और पुलिस को सैम की फाइल भी गायब मिलती है, इंडिकेटिंग कि या तो वही किलर है या फिर कोई उसे बुरी तरह से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैम का जो फ्रेंड ग्रुप है वो पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सैम, तारा, मिंडी और चैड के अलावा क्विन, ईथन और मिंडी की गर्लफ्रेंड अनिका है। मिंडी सभी को समझाती है कि किलर स्टैब 2 की तरह काम कर रहा है, जहां सिडनी प्रेस्कट कॉलेज में थी और अब वो लोग हैं। क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी है इसलिए कोई भी किलर हो सकता है, इंक्लूडिंग नए लोग जैसे कि अनिका और ईथन। इनफैक्ट मिंडी ईथन और क्विन को कन्फ्रंट करती है जो इस वक्त सैम और चैड के रूममेट्स हैं कि कहीं उन्होंने जानबूझकर तो ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया ताकि उनका कत्ल कर सके। लेकिन ईथन और अनिका कहते हैं कि किलर सैम और तारा भी हो सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने रिची को मारा है। खैर इस सब के बाद उस रात किलर सैम के घर में दाखिल हो जाता है और क्विन पे हमला कर देता है। सैम के घर के ठीक सामने वाले बिल्डिंग से डैनी ये देख लेता है और वो सैम और उसके
उसके दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। उधर किलर क्विन को मार डालता है और बाहर आकर सैम, मिंडी, तारा, आनिका और चैड पे अटैक करता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और सैम अपने किचन में हथियार ढूंढने जाती है, लेकिन किसी ने उसके सारे नाइफ्स को गायब कर दिया था और सैम नाइफ होल्डर से किलर को मारकर भागती है। सभी लोग बाथरूम में बंद हो जाते हैं, जिस दौरान आनिका और मिंडी को काफी चोट लग जाती है। डैनी सामने की खिड़की से किसी तरह सैम को एक सीढ़ी पास करता है, जिसके जरिए बाकी सब तो भाग निकलते हैं, लेकिन आनिका की जान चली जाती है और जाते जाते ये किलर यहाँ स्क्रीम 2 के किलर मिकी का मास्क छोड़ जाता है। तो अगले सीन में सुबह हो चुकी है जब पुलिस ने सैम और तारा के घर को सील कर दिया है। डिटेक्टिव बेली अपनी बेटी क्विन की मौत से बहुत सदमे में है और वो कसम खाते हैं कि वो हर हाल में किलर को पकड़ के रहेंगे। वहीं सैम डैनी को बताती है कि किसी ने अटैक से जस्ट पहले उसके सारे नाइव्स को गायब कर दिया था, विच मीन्स कि उनका कोई करीबी ही किलर के साथ मिला हुआ है। ऐसे में चैड और मिंडी को ईथन पर डाउट होता है क्योंकि वो पिछली रात उनके साथ नहीं था, लेकिन ईथन बताता है कि वो लाइब्रेरी में था और चैड चाहे तो किसी से भी पूछ सकता है। इन द एंड कोई क्लू नहीं मिलता और सभी को एक दूसरे पे शक होता है। नाउ इस सब के बीच गेल आती है जिसे किलर के खिलाफ एक जरूरी क्लू मिला है। गेल डिटेक्टिव बेली, कर्बी और सभी दोस्तों को लेकर एक अबैंडन्ड सिनेमा ले जाती है जहां किसी ने सारे घोस्ट फेस किलर्स का सामान को डिस्प्ले पर सजा रखा था। यहाँ बिली लूमिस से लेकर रिची तक हर किलर का मास्क, नाइफ, पहले फिल्म का टूटा हुआ टेलीफोन आदि डिस्प्ले पे था, जैसे किसी ने घोस्ट फेस को श्रद्धांजलि दी हो। कर्बी बताती है कि यह सिनेमा एक्चुअली में जेसन और ग्रेग ने नकली नाम पर खरीदा था। सैम यहाँ गेल से पूछती है कि ये सारा सामान एविडेंस है जो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, जिस पे गेल कहती है कि किसी ने पुलिस को रिश्वत देकर ये सब हासिल किया होगा। हो न हो किलर को ये जगह मालूम पड़ गई होगी और यहीं से वो मास्क उठाकर किलिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 मास्क गायब थे जो अब तक 3 मर्डर साइट्स पे मिले थे। ऐसे में सभी दोस्त डिटेक्टिव के साथ मिलकर वही प्लान बनाते हैं जो उन्होंने स्क्रीम 2 में बनाया था। सैम को किलर का फोन आता है और कर्बी उस फोन कॉल को ट्रेस करके किलर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किलर सैम की हरकत को बचकाना बोलता है और रिवील करता है कि उसका अगला शिकार गेल वेदर्स है। उधर गेल के अपार्टमेंट में कोई डोरबेल बजाता है जो और कोई नहीं बल्कि किलर ही था। किलर गेल के बॉयफ्रेंड को मार डालता है और उसका काफी मजाक बनाता है, सेइंग कि वो ड्यूई को नहीं बचा पाई। गेल किलर का सामना करती है लेकिन किलर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन इसी बीच यहाँ सैम आ जाती है और किसी तरह गेल को बचा लेती है। अब सैम का ग्रुप जानता है कि किलर उनके हर मूव के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो कहीं छुप नहीं सकते। इंस्टेड तारा एक प्लान बनाती है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग किलर को अपना पीछा करने देंगे और किसी लोकेशन पर ट्रैप कर लेंगे जहां वो भाग ना पाए। ऐसे में पुलिस आएगी और उसे पकड़ पाएगी या फिर वो खुद ही इस किलर को मार डालेंगे। इस प्लान में ये लोग डिटेक्टिव बेली की मदद मांगते हैं और डिटेक्टिव उन्हें उसी अबैंडन्ड सिनेमा में जाने का आइडिया देता है। तो इसके बाद हम सभी को अबैंडन्ड सिनेमा की तरफ जाते देखते हैं, लेकिन रास्ते में मिंडी और ईथन बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। घोस्ट फेस इसका फायदा उठाता है और मिंडी को स्टैब कर देता है। ईथन मिंडी को बचाने की कोशिश करता है और इन द एंड मिंडी की जान बच भी जाती है। उधर सैम, तारा, चैट और डैनी सिनेमा पहुंचते हैं जहां उन्हें कर्बी रिसीव करती है। कर्बी कहती है कि उसे बेली ने सारा प्लान समझा दिया है और वो उनके साथ रहेगी। सिनेमा के अंदर दाखिल होने से पहले सैम डैनी को साथ लाने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अब अंदर आते ही कर्बी डोर्स को लॉक कर देती है और कहती है कि अब ये हॉल एक डेथ ट्रैप बन गया है जिससे किलर बाहर नहीं भाग पाएगा। सैम उससे हथियार के बारे में पूछती है जिस पर कर्बी कहती है कि बंदूक सिर्फ उसके पास रहेगा क्योंकि उनके लिए हथियार रखना सेफ नहीं है। इसके बाद चैड और तारा एक तरफ चले जाते हैं जबकि सैम अकेले थिएटर के अंदर छुपती है। तभी उसे अपने पिता बिली का विजन दिखाई देता है जो उसे कहता है कि सैम को कोई हथियार रख लेना चाहिए क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सैम ये बात मान लेती है और डिस्प्ले से बिली लूमिस का चाकू उठा लेती है। इधर हम चैड और तारा को क्लोज आते देखते हैं जहां चैड रिवील करता है कि वो उसे पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ सैम को डिटेक्टिव बेली का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि डिटेक्टिव कर्बी FBI से कुछ महीनों पहले ही निकाल दी गई हैं क्योंकि उन्हें मेंटली अनस्टेबल बताया गया है। वो सैम को जल्द से जल्द थिएटर से निकलने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर सैम कोशिश करती है कि वो थिएटर से निकल पाए, लेकिन यहाँ तो डोर्स लॉक हो चुके थे। तभी 2 घोस्ट फेस किलर्स पीछे से आते हैं और चैड को मार डालते हैं। सैम तारा को लेकर भागती है जहां उसके सामने कर्बी आकर खड़ी होती है। तारा और सैम कहते हैं कि उन्हें उसका सच पता चल चुका है, लेकिन कर्बी कुछ समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ से डिटेक्टिव बेली भी आ जाते हैं और कर्बी को मार गिराते हैं। अब दोस्तों यहाँ रिवील होता है फिल्म का असली ट्विस्ट, जहां अब दोनों घोस्ट फेस किलर्स आकर डिटेक्टिव बेली को ज्वाइन करते हैं। ये तीनों मिले हुए थे और अब सैम और तारा को गन पॉइंट पर लेते हैं। सैम इन्हें अपना फेस रिवील करने कहती है और हमें पता चलता है कि ये किलर्स हैं क्विन और ईथन। जी हाँ, क्विन जिंदा है।
ये लोग रिवील करते हैं कि रिची इनका भाई और डिटेक्टिव बेली का बेटा था जिसे सैम ने मार डाला। तभी से ये लोग सैम के खिलाफ ये प्लान बनाते रहे और इनके पीछे न्यूयॉर्क तक आए। चैड और सैम के रूममेट्स बनना और इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इनके प्लान का हिस्सा था। यहाँ तक कि सैम के खिलाफ ऑनलाइन रूमर्स भी उन्होंने ही फैलाए थे। और बेली बताता है कि रिची को हमेशा से स्टैफ फिल्म्स का बहुत शौक था, इसीलिए उसने वुड्सबोरो मर्डर्स प्लान किए थे। ये थिएटर भी एक्चुअली में रिची का था, जहां उसने अपने खुद की स्टैब मूवी रिलीज करने का सपना देखा था। लेकिन अब इसी थिएटर में वो लोग सैम और तारा को मारेंगे और दुनिया से कहेंगे कि सैम ही असली किलर थी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बेली सैम को बिली का मास्क पहनने कहता है ताकि लोगों को लगे कि वो सही में अपने पिता की फ्रेंचाइजी फिल्म पूरी कर रही थी। लेकिन सैम यहाँ चालाकी से बेली को बातों में उलझाती है, जहां वो रिची के बारे में खूब उल्टा सीधा बोलती है। इस बात का फायदा उठाते हुए तारा ईथन को मार डालती है और सैम और तारा फायर एस्केप से भागने की कोशिश करते हैं। इनका रास्ता क्विन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे भी मार डालती है। फाइनली अब बचा था बेली, जिसे सैम अपने पिता के अंदाज में घोस्ट फेस मास्क पहनकर मार डालती है। तभी ईथन कहीं से उठ खड़ा होता है, लेकिन कर्बी एक टेलीविजन सेट को उस पर गिराकर उसे मार डालती है, सेइंग कि उसने ये किसी हॉरर फिल्म में देखा था। अब ये कौन सी हॉरर फिल्म है ये हमें मालूम है। जी हाँ, ये स्क्रीम 1 का सीन था, जहां ऐसे ही टेलीविजन सेट नेट्स 2 माकर को मारा था। एनीवेज, अंत में डैनी पुलिस को लेकर आता है और पुलिस चैड और कर्बी को बचा लेते हैं। तारा भी सैम से माफी मांगती है और थेरेपी लेने का वादा करती है। हम देखते हैं कि सबसे छुप कर सैम ने बिली का मास्क अपने पास रख लिया था, लेकिन तारा के बुलाने पर वो ये मास्क फेंक देती है और चली जाती है। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी स्क्रीम 6 की पूरी कहानी, जो कि वैसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कई पुराने रेफरेंसेस के कारण काफी दिलचस्प भी है। कहानी तो वही है कि वुड्सबोरो में रिची के मौत के बाद रिची की फैमिली सैम और तारा से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जेसन और ग्रेग को उन्हें मारने नहीं दिया। इंस्टेड हर कदम पे सैम के खिलाफ एविडेंसेस छोड़ने की कोशिश की, जैसे पहले मर्डर सीन में उसका ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरे में थेरेपिस्ट के पास से फाइल चुरा लेना, थेरेपिस्ट को मार डालना इत्यादि। वो अंत में भी सैम पर इल्जाम डालना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ही इसके खिलाफ रूमर्स भी फैलाया था, लेकिन एज यूजुअल सैम और तारा उन्हें मार गिराते हैं। अब ये वाली इंस्टॉलमेंट काफी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि स्क्रीम 5 के मुकाबले यहाँ ज्यादा रेफरेंसेस का यूज किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये स्क्रीम 2 का रिबूट ही है। जी हाँ, जैसे कॉलेज में कत्ल होना, थिएटर का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्क्रीम 2 में सबसे पहले थिएटर्स में मर्डर हुए थे। वही यहाँ जो फ्रैटर्निटी पार्टी हुई थी, जैसे कि स्क्रीम 2 में भी हुई थी, उसका नाम भी सेम था, वो ओमेगा बीटा थीटा वाला। नाउ स्क्रीम 2 में एक मामूली सा दिखने वाला कॉलेज स्टूडेंट मिकी किलर था, वैसे ही यहाँ जेसन, ग्रेग और अंत में ईथन किलर्स निकले। इनफैक्ट जब सैम डैनी को साथ ले चलने मना करती है तो एज एन ऑडियंस हमें वो सीन याद आ जाता है जब स्क्रीम 2 में सिडनी प्रेस्कॉट पुलिस के साथ जा रही थी और डेरेक को साथ ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे उस पर यकीन नहीं था। हम गेस कर रहे थे कि शायद स्क्रीम 2 की ही तरह अब डैनी भी मारा जाएगा, लेकिन डैनी समझदार निकला और पुलिस बुला ली। वहीं जिस तरह स्क्रीम 2 में गेल अंत में मिकी को मार गिराई थी, वैसे ही कर्बी ईथन को मार गिराती है। इन द एंड स्क्रीम 2 में किलर बिली की मां थी और स्क्रीम 6 में किलर रिची का बाप है। दोनों को ही बस अपने बच्चों के मौत का बदला लेना था। ये पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काफी नॉस्टैल्जिक टच देती है, जिसकी वजह से स्क्रीम 6 को एक ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन कहा जा सकता है। अब एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि सैम वो मास्क रख लेती है, लेकिन देन तारा के बुलाने पे मास्क फेंक के चली जाती है। दिस डिनोट्स कि सचमुच शायद सैम को किलिंग पसंद है और आगे चल के वो भी घोस्ट फेस बन सकती है, बट देन हाँ, उसके लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, इसके लिए वो शायद किलिंग्स ना भी करे। तो ये काइंड ऑफ एक डबल मैसेज का एंडिंग था। तो आप इसको जैसे भी इंटरप्रेट करें, या फिर मेकर्स अगर कभी आगे फिल्म बनाते हैं तो वो वहां सैम को एज अ हीरो या फिर विलन भी दिखा सकते हैं। तो बस यही थी कुछ थियरी और दूसरे स्क्रीम मूवी से लिंक्स जो कि मैंने नोटिस करी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।